अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक और तारीखी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच था उसने एक अहम फैसले की समाअत की और बिल आखिर बहुत जल्दी कहा जा सकता है कि बिना कोई वक्त ज़ाया किए ये फैसला सुना दिया गया। इस जो बेंच में जो लोग शामिल थे, जो मौजूद जजेस साहिबान शामिल थे, उनमें जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, साथ में ज्वाइन कर रहे थे जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेली साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मुजाहिर साहब। ये फैसला इन 5 जजेस के हवाले से आया और 5 जजेस में से 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया, जिनमें सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेली साहब ने जो इख्तलाफी नोट दिया वो आज के फैसले के हवाले से था। सबसे अहम बात यह रही कि जो फैसले का जो रेशो रहा वो 3:2 का था, यानी कि 3 जजेस ने जो फैसला दिया उसको वो किसी तौर पे कॉन्ट्रडिक्ट किया या उस फैसले से पूरी तरीके से इत्तेफाक ना करते हुए 2 जजेस ने अपने आप को इस फैसले से अलहदा कर दिया। इस जब केस की समाअत हुई तो आपको याद होगा कि 9 रुकनी बेंच था जो कि बाद में सिमट के 5 रुकनी बेंच पर महदूद हो गया। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसकी अगर कमेंट्री अगर आपको बताएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से मामला इस कमेंट्री से आपको समझ आ जाएंगे, वाज़ेह हो जाएंगे और फिर इसकी डिटेल जजमेंट की तरफ भी हम चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के हवाले से इंतखाबात कराने का जो फैसला था वो बाकायदा सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 90 दिन में इन दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात कराने होंगे। पार्लिमानी जमहूरियत में इंतखाबात अहम अंसर हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था। केपी पंजाब बस्कोत नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला इस एतबार से भी था कि 90 दिन में आईनी मुद्दत जो है उसमें इंतखाबात कराने का फैसला ना सिर्फ हुआ बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मुजाहिर साहब ने इंतखाबात कराने का हुक्म भी दिया। और जो फैसला आया इसमें यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि मखसूस मुद्दत में इलेक्शन ना हो सके तो आर्टिकल 254 लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद ये भी कहा कि केपी में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी होगी। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख का ऐलान गवर्नर तारीख का ऐलान खुद भी कर सकता है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात 9 अप्रैल को कराने का ऐलान किया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेली ने फैसले में इख्तलाफी नोट दर्ज किया। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया, यह भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का। बड़े सारे सवाल थे इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, जो रोल था वो किस अंदाज से बेहतर हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको भी वाजे कर दिया। हालात का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन सदर को तारीख तजवीज़ करे, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह भी बयान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि ये इख्तलाफी नोट था जो 2 मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से दिया गया तो यकीन तौर पे जो आज की सूरत हाल थी काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाती है। लेकिन आज भी इस फैसले को कुछ हद तक मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस जो फैसला आया है, जो आज ये फैसले की कॉपी आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, इसको किसी तौर पे अपने फेवर में टर्न अराउंड किया जा सके या कम से कम सियासी बयानी के एतबार से इसके ऊपर कुछ ना कुछ हासिल किया जा सके। आज हमारे प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब बैरिस्टर जुनैद अहमद साहब, साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट शुएब राजा साहब और साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब रिजवान अली शाह साहब। जुनैद साहब, आपसे ज़रा इब्तिदा करते हैं आज के फैसले की। पहले तो आज जो केस आया उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आज एक अहम मामले के ऊपर अभी बात हो रही है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट में क्या उस केस की सुनवाई हो सकती है या नहीं, क्योंकि आज भी इस बात को लेकर बहस जारी है। देखें, जहाँ तक थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले चीज़ ये समझ लें, और ये इवन जजेस ने अपने डिसेंटिंग नोट में भी ये चीज़ अप्रिशिएट की है कि एज फार एज सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन इज कंसर्न, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोअर कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट में अगर कोई चीज़ पेंडिंग है तो वो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज, उसके दरमियान में इम्पेडिमेंट होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो 2 ऑनरेबल जजेस ने अपना डिसेंटिंग नोट भी दिया, वो इस ग्राउंड पे दिया कि इस केस में सो मोटो नहीं बनता था, और उनकी रीजनिंग इस पे थी क्योंकि देयर वाज अ सिविल मैटर ऑलरेडी पेंडिंग जो एक ट्रांसफर से रिलेटेड था डोगर साहब का, उसमें ये सो मोटो लिया गया है। ये रीजनिंग थी कि क्योंकि उससे ये सो मोटो लिया गया है तो ये इस तरह सो मोटो बनता नहीं है। एक सर्विस मैटर को लेके आपने एक इलेक्शन की डेट वाला जो मामला है वो उठाया गया, तो ये प्रोसीजरल एक एस्पेक्ट पे उन्होंने क्वेश्चन किया डिसेंटिंग जजेस ने। लेकिन जहां तक सो मोटो पावर्स की बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मैटर नीचे भी पेंडिंग है, एज लॉन्ग एज वो 184(3) के एम्बिट में आता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में आता है। 3 जजेस को लगा और इवन सम रिमेनिंग जजेस थिंक कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व है, पूरा मुल्क इसकी वजह से एक किस्म के टर्मोइल की सूरत हाल में है, तो हेंस सो मोटो बनता है। लेकिन बाकी जजेस जिन्होंने डिसेंट किया उन्होंने कहा क्योंकि मैटर पेंडिंग था और एक सर्विस मैटर ऑलरेडी चल रहा था उसमें सो मोटो लिया गया, तो इस
इन दोनों चीजों को सामने रख के हेंस इसमें कोई सो मोटो की गुंजाइश। अच्छा, माजी में बहुत से ऐसे फैसले आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस को सुना भी, फैसला साजी भी की। अलबत्ता वो केसेस हाई कोर्ट में उससे पहले सुने जा रहे थे, उनके ऊपर समाअत जारी थी। जी बिल्कुल, और इस तरह के काफी प्रॉपर्टी मैटर्स भी थे जो आपके शो में पहले डिस्कस हुए, जिसमें बहुत दफा लोगों ने नीचे इंक्रोचमेंट के केसेस में स्टे लिया हुआ था, पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सो मोटो केसेस में उनको डिसाइड कर लिया, और वो सुप्रीम कोर्ट क्या पावर इसलिए सुप्रीम है क्योंकि ये एक एक जगह से आपके ताकि उसका फैसला माना जाए। ये 4-5 जगहों पे पेंडिंग बना हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट में, फिर इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था। तो कोर्ट ने जो मेजोरिटी में ये चीज ऑब्जर्व की है, विच इज आई थिंक वेरी फाइन एंड वेरी करेक्ट, कि क्योंकि टाइम लिमिट बड़ी कम रह गई थी और 90 डेज का टाइम निकलता जा रहा था, और जिस तरह हाई कोर्ट के लेवल के बस का ये केस था ही नहीं, हाई कोर्ट ये फैसला कर ही नहीं सकता था, जिस तरह की इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट और जिस लेवल की इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व थी, उन पे भी काफी प्रेशर था। तो ये आई थिंक सो मोटो जो लेना था दैट वाज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल लिया जा सकता। जुनेद साहब, अगर मैं इस अभी तक जो सूरत हाल है, अगर आज की पोजीशन की बात करें, मैं अतार तारड़ साहब को सुन रहा था, गालिबन तासुर ये दिया जा रहा है कि अभी भी इस हवाले से हाई कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है और वो फैसला मुकद्दम होगा, शायद ये ऐसा भी तासुर है क्या? सर अगर आप डिसेंडिंग जजमेंट पढ़ें जिस पे ये रिलाय भी करें, डिसेंडिंग जजमेंट में एक लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, लेकिन वो हाई कोर्ट को पाबंद कर देते हैं कि आप 3 दिन में उस पर ही फैसला दे दें। अब इस फैसले के बाद हाई कोर्ट ऑब्वियसली उन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर देगा अंडर द ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास कोई पावर रह नहीं जाती, उनको तो यही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है, जो आई थिंक इनफैक्ट जजेस की तरफ से जान के दी गई, या आई डोंट नो व्हाई, वो ये कि पहले बेंच था 9 मेंबर के बाद ये 5 मेंबर बेंच बन गया। उस टाइम पे 3 एडिशनल नोट्स दिए गए और उसमें एक ऑर्डर पास किया गया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए बेंच का। अब जब ये ऑर्डर पास हुआ, इसमें ये 5 मेंबर बेंच था और ये 3-2 का आया। जो डिसेंडिंग नोट था उसके सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अथर मिरिल्ला एंड ऑनरेबल जस्टिस याया साहब का जो नोट है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है और उसको हम कंकर करते हैं। उसको ये तासुर जो आप कह रहे हैं वो दिया जा रहा है कि हाँ जी ये असल में 3-2 नहीं है, बल्कि ये 4-3 की जजमेंट है, विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बाकी जजेस ने अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया था, लेकिन उसका इस जजमेंट या इस बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द जजमेंट एट ऑल, ये भी बात क्लियर है। जी जी। ठीक हो गया। शुएब साहब, ये जो इस वक्त जो मामला है, जुनेद साहब ने बड़े आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आज ये जो फैसला हुआ, पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इस वक्त अता तारड़ साहब और मुस्लिम लीग नून की जो जितनी भी क़यादत है वो यही कह रही है कि फैसला दरअसल उनके हक में है, और आज भी यही कहा जा रहा है कि जो दीगर जो 2 जजेस साहिबान जो इस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं है, उनकी भी यही राय थी और उन्हीं की राय को आज मुकद्दम समझा जा रहा है। हालांकि इस बेंच की तश्कील के हवाले से इससे पहले तक 2 दिन पहले तक नून लीग का क्या नुक्ता नजर था वो आप बखूबी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मेमन साहब। देखें, गुजारिश ये है कि जो तारिक साहब कह रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। ये फैसला जो है ये पूरे पाकिस्तान के हक में है यार। इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होने चाहिए, करवाएं इलेक्शन, बात खत्म करें। सर वो तो आप ख्वाहिश की बात कर रहे हैं ना, मुमकिनात की तो बात नहीं हो पा रही ना इस वक्त। अभी तो आज भी इंतजार किया जा रहा है कि 2 या 3 दिन बाद हाई कोर्ट से अगर कोई फैसला आ जाता है तो शायद उसको मजीद डिले किया जा सके। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेटिस्फाइड कर सके। सुप्रीम कोर्ट इज अ सुपीरियर कोर्ट, उसका जो फैसला है उसको हाई कोर्ट किस अथॉरिटी से करेगा? सही, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को तो सेटिस्फाइड कर सकती है। हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है भाई। लेकिन क्या हाई कोर्ट अपनी जजमेंट के दौरान कैसे कोई रिमार्क्स दे सकती है? शुएब साहब, क्या हाई कोर्ट अपनी जजमेंट के दौरान ऐसे कोई रिमार्क्स दे सकती है जिससे सियासी तौर पे कुछ हद तक इस वक्त एज हासिल कर सके, आप फायदा निकाला जा सके नून लीग की जानिब से? देखिए, नून लीग को अब सियासी फायदे क्या होने हैं, ये तो सारी फजूल बातें हैं, इस पे क्या बहस की जाए। बाकी हाई कोर्ट जो है कुछ भी कर ले, वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। बड़ा क्लियर सी बात है। इसके बाद अगली कोई बात है तो बिल्कुल मैं आता हूं। शाह साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरा कमेंट कर दें, क्योंकि
खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है और कोई बात नहीं। सही हो गया। शाह साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरा कमेंट करते, क्योंकि इस वक्त तमाम तर लीगी क़यादत, खास तौर पे मैं पीपल्स पार्टी को इसमें तकरीबन रूल आउट कर सकता हूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। बल्कि आज भी मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के अक्सर सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं कि हम 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस कराने तैयार हैं। इनफैक्ट गवर्नर केपीके ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वो 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस कराने के कायल हैं, और तरीकेकार के हवाले से उन्होंने बिल्कुल सवालात उठाए, जो मेरे ख्याल से आज जवाब भी मिल गया। लेकिन आज अगर नून लीग की बात करूं, तो नून लीग आज भी इस फैसले को दूसरी नजर से देख रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे अंदाज से की जा रही है। क्या ये किसी तौर पे नून लीग को इससे एक वे आउट दे देगा कि इलेक्शंस में मजीद ताकीद की जाए, और अगर इसके बावजूद होती है तो फिर क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है सर कि बात का आगाज ही इस तरीके से करते हैं कि जला है जहां घर वहां दिल भी जल गया होगा। तो ये जो पीडीएम है और ये जो तमाम इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं, और वो मेरा ख्याल है कि शायद वो बहुत मायूसी का शिकार हैं। ये एक उनकी रिवायत है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर शुरू में वो मिठाई खाते हैं और बाद में वो थूकते हैं। तो ये उनका एक तरीका कार है मुनीर साहब। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, और पंजाब का उन्होंने वाजे कर दिया है कि सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी है उस हिसाब से सदर पाकिस्तान से जाकर आप मुशावरत करें। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत कर दी है कि आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें। तो अब इसमें तो कोई उभाम नहीं है। अब आप तलाश करते रहें राख के अंदर के वो मतलब की क्या चीज बची है, तो मतलब का कुछ भी नहीं बचा, सब राख कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज। सही हो गया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपके आ गया। लेकिन जुनैद साहब, एक चीज मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी जरा बताएं। आज की जो जजमेंट है, ये हमेशा तो हर जजमेंट जो आती है सुप्रीम कोर्ट की, उसका एक वेट होता है, वो जिंदगी भर उसका रेफरेंस कोट किए जाते हैं। आज ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई, दम तोड़ दिया कि 90 दिन की जो आईनी मुद्दत है उसके बाहर इलेक्शंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये तो क्लियर है कि आप अब चाहे अहकामात कहीं से भी आए, 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस भी कराने होंगे, और तमाम तर जो स्टेट मशीनरी है उसको ये मेक श्योर करना होगा कि इलेक्शंस हो जाएं। देखें, जहां तक 90 डेज की बात है उस पे तो मुनीर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले से क्लियर है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है उस टाइम से आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है कि 60 डेज में इलेक्शन होंगे। अगर टर्म खत्म हो जाता है और टर्म से पहले खत्म होती है 90 डेज होंगे, तो वो इबाम कभी था नहीं। आई थिंक इस जजमेंट से एक चीज क्लियर हुई है, जो एज अ मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत, जिस पे आई थिंक उन्होंने सो मोटो में भी थोड़ी डिस्कशन की है, और वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाए तो डेट देने का, और यही लीगल क्वेश्चन था, वो डेट कौन देगा, किसके पास अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लाई करती है जो ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की डेट देगा। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि जहां पे गवर्नर जो है वो डिसॉल्व करता है असेंबली, जैसे कि केपीके में हुआ है, तो वहां पे डेट देने का इख्तियार गवर्नर के पास है। दिस इज एज पर द जजमेंट, दिस इज द न्यू डेवलपमेंट आई कैन टेल। और इस पे ये भी कहा गया कि जो गवर्नर है केपीके, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच कर रहा है, उसको देनी चाहिए थी डेट। और जहां तक प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर था, जो दोनों असेंबलीज पे उसने दिया था, केपीके पे भी पंजाब पे भी, तो प्रेसिडेंट का सिर्फ ऑर्डर पंजाब तक लीगल है, केपीके पे इलीगल है, उसकी डेट गवर्नर साहब दें। और इसी तरह अगर वो डिसॉल्व जो है वो गवर्नर नहीं करता, जैसे पंजाब में हुई, तो उसमें डेट देने का इख्तियार किसका है? उसमें डेट देने का इख्तियार प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है इलेक्शन एक्ट के तहत और अंडर द प्रोविजन, तो वो ठीक है। तो ये एक चीज यहां तक की बहस, दिस इज रियली गुड कि यहां तक इस चीज पे क्लैरिटी आ गई। लेकिन जहां तक आपने वेट की बात की, तो ये याद रखें कि जजमेंट 3-2 की है, इसमें डिसेंटिंग नोट भी है, लेकिन जजमेंट की एक अपनी वैल्यू है। और आई थिंक जो लीगल रीजनिंग दी गई है वो बड़ी एक रीजनेबल है, और ये कोई इतना बड़ा लीगल लकूना नहीं था। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बहुत ड्रैग किया, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज तो बहुत टाइम से क्लियर है, उस पर कभी कोई इबाम लेकिन जुनैद साहब, आपने ये जो सदर पाकिस्तान वाला जो आपने बात कही है कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि पंजाब में डेट मुशावरत के साथ अनाउंस करें, नून लीग का आज भी इस हवाले से एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। वो आज भी कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो काम किया गया वो दरअसल आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या वो सदर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी थी, या एक सियासी टैक्टिक कह सकते हैं उसको?
देखिए जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की वो तो इलेक्शन एक्ट के तहत की, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है। उनका जो एक अहम है जो उनके लॉयर्स ने लिया कोर्ट में, और जो हमने उसको ऑब्जर्व किया, वो ये कि वो कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मरहला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो प्रेसिडेंट ने सही एक्सरसाइज नहीं किया। क्योंकि वो सही एक्सरसाइज नहीं किया तो वो प्रेसिडेंट ने जो अपनी पावर है वो गलत एक्सरसाइज की है। ये उनका एक लीगल नुक्ता था, लेकिन इस लीगल नुक्ते की भी कोई वैल्यू रह नहीं जाती अगर कोई कंसल्टेशन करना नहीं चाह रहा और उसमें इंपेडिमेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर पंजाब पे एक्सरसाइज की है बिल्कुल सही की है और वो बिल्कुल रीजनेबल है, वरना इलेक्शन एक्ट आप खत्म कर दें, उसकी वो प्रोविजन को खत्म कर दें, वो अपनी जगह मौजूद है। और केपीके में जो डेट दी है वो गलत दी, वो प्रेसिडेंट नहीं दे सकता, वो गवर्नर दे, क्योंकि गवर्नर ने डिसॉल्व किया तो गवर्नर दे। और आज के फैसले की रोशनी में गवर्नर पाबंद है कि विद इन वेरी अर्ली टाइम फ्रेम इस डेट का अनाउंसमेंट करना है गवर्नर को। इसमें एक मुनीर साहब मैं चीज ऐड करूं, इस ऑर्डर में भी ऑब्जर्व किया गया है कि 90 डेज का जो टाइम पीरियड है उस पे कोर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है। कोर्ट ने, अगर आप आखिर में जाएं तो कोर्ट ने कहा है कि ये अगर आप अलाउ करें, मैं एग्जैक्ट जजमेंट पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है कि इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट 90 डेज डेडलाइन स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इसमें की और एक वर्ड यूज किया गया इस शॉर्ट ऑर्डर में 9 पेज पे, जिसमें लिखा कि बेयरेस्ट मिनिमम। अब उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। तो 90 से 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, लेकिन बट नॉट मच मोर देन दैट ना, 2-5 दिन से ज्यादा का इसमें फर्क तो नहीं सकता। जो आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, मैं जब ब्रेक से लौटूंगा तो ये सवाल भी हमने करना है कि आज के फैसले की रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या प्रेशर होगा, इलेक्शन कमीशन किस हद तक पाबंद है, और अगर इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या कोई रास्ता रह जाता है कि वो इंतखाबी अमल से दूर जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि जो आज के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसको लेके काफी हद तक इबाहम तो क्लियर हो गया, लेकिन सवाल आज भी है कि इस फैसले के बाद भी क्या इन 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे या नहीं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे एक आइन है, उसके बावजूद इस तरह के फैसले के बाद भी अगर ये सवाल उठाया जाए कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार, अब इलेक्शन कमीशन का ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। शाहजी, मुझे ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन आज के फैसले की रोशनी में किस हद तक पाबंद है और किस हद तक बाइख्तियार है इस इलेक्शंस को करवाने में या रोकने में। सर, मेरे ख्याल से तो वो 100% पाबंद है और मेरे हिसाब से वो 100% बेख्तियार है। क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं देना चाह रहे। उनको साफ नजर आ रहा है कि वो जानिबदारी से हर काम करना चाह रहे हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को हो रहा है। और जो जमहूरियत का पिछले हम 70 सालों से सुनते आ रहे हैं, जमहूरियत जमहूरियत, तो जाहिर बात है जमहूरियत भी खतरे में उनके इन इकदाम की वजह से। और ये जो अभी डिजिटल मर्दमशुमारी है आज, जिसका बाकायदा आगाज भी हो गया, इस तरह का कोई वजह बन सकती है कि इलेक्शन को मजीद ताखीर की जाए। सर, 1000 बहाने बन सकते हैं, सिक्योरिटी का बहाना बना सकते हैं आप अभी एक और रोना रोएंगे माशियत का कि जी माशी हालात बहुत खराब हैं, हम इलेक्शन के लिए फंड नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि अभी, लेकिन ये मेरे ख्याल से शाहजी माजरत है, एक सेकंड, ये शाहजी आपने कहा फंड्स का, अभी यही हुकूमत डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए 35 अरब रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन इस इलेक्शन के लिए 30 अरब रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो फिर इसके मेरे ख्याल से आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है मामला। सर, आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। इलेक्शंस अगर इस हुकूमत के बस में हो ना, मैं तो इसको हुकूमत मानता ही नहीं हूँ इस हिसाब से कि इसने अवाम के लिए कुछ किया नहीं, मुल्क के लिए कुछ किया नहीं। अगर इस हुकूमत के बस में हो तो जिस तरह इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी लूट मार को एक सर्टिफिकेट से क्लियर करवा लिया है, उस तरह ये
अगर इनके बस में हो तो ये अपने आप को एक ऐसी आईनी तरमीम करके ताहयात जो है ना पाकिस्तान के लिए रूल हासिल कर लें, पाकिस्तान पे इक़्तिदार के लिए ये सर्टिफिकेट हासिल कर लें। शुएब साहब ये नहीं करवाना चाहते इस तरह। मैं आपका पॉइंट आगे शाह जी। शुएब साहब लेकिन आज का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन के पास अब वक्त महदूद रह गया है, 2-4 दिन एक्सटेंड भी किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में। लेकिन क्या अब आपको लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आईनी या गैर आईनी तौर पे, मैं फिर दोहरा दूं, आईनी या गैर आईनी तौर पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी रहती है कि इन दो सूबों में इलेक्शंस ना हो? देखिए मेमन साहब, गुजारिश ये है कि अभी जुनेद साहब जो बात कर रहे थे मैं उनसे पूछना चाह रहा था मगर वो मुझे मौका नहीं मिला। गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का इख्तियार नहीं है उनके पास भी। यू गॉट माय पॉइंट? जी जी जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 90 डेज है तो ये 90 डेज ही रहेंगे, ये 100 या 110 डेज मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते। ये बेरिश मिनिमम वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, जो अपनी जजमेंट में कदम उठाएंगे अगर ये इलेक्शन को डिले करते हैं तो ये जाहिर ही नहीं होगा। जी मैं जजमेंट के हवाले से ही बात कर रहा हूं कि जजमेंट में भी उन्होंने 90 डेज को ही, उनका एम्फेसिस जो है वो 90 डेज पे ही है जी। अगर आप जो जजमेंट मैंने पढ़ी है उसमें उनका जो टोटल एम्फेसिस है वो 90 डेज पे ही है। तो 90 डेज मींस 90 डेज। और एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि पंजाब की असेंबली भी तोड़ने वाला गवर्नर ही था, सीएम की एडवाइस पे गवर्नर ने तोड़ी थी। नहीं सर, वो सीएम के एडवाइस में गवर्नर ने एक्ट नहीं किया तो 48 आवर्स बाद वो खुद असेंबली डिसॉल्व हो गई थी ना। नहीं मेरे ख्याल में किया था उसने। नहीं सर, वो नहीं था। लेकिन जुनेद साहब ये जो लीगल मैटर है ये बात 2-5 दिन की है, लेकिन फिर ये कहा जा सकता है कि जो बेरिश मिनिमम का लफ्ज इस्तेमाल किया है आईन, मेरे ख्याल से इस हवाले से भी कुछ सवालात तो है ना कि शायद इसकी गुंजाइश नहीं बनती थी। देखिए इसकी गुंजाइश तो वैसे तो नहीं बनती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन है उसके अंदर ये थोड़ा सा है कि जिसकी डिले की वजह से लोग यूज कर रहे थे कि वॉर टाइम और इसकी वजह से थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, वो प्रोविजन भी अपनी जगह मौजूद है। तो वो उसको यहाँ पे कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, तो ऐसा सही है 90 डेज है 90 डेज, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डे का बिल्कुल मतलब है कि 90 से एक दिन ऊपर नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, ऐसे ही मौजूद है प्रोविजन। और कोर्ट ने उसको माना नहीं, कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई हालात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस तरह का टर्मिनल बन गया 2 जगहों पे पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में, तो हेंस कोर्ट ने उस प्रोविजन का एग्जैक्ट जिक्र तो नहीं किया। लेकिन अगर जुनेद साहब, अगर मैं ये जो जजमेंट पढ़ूं उस पे भी लिखा हुआ है बीइंग अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो फिर ये बड़े हद तक वाज़ेह है मेरे ख्याल से। तो हाँ वाजे है, लेकिन कोर्ट ने डेलिबरेटली इंटेंशनली ये वर्ड भी यूज कर दिया ना कि बेरिस मिनिमम का, तो ये एक इशू बनेगा, इसको या तो करना नहीं चाहिए था, इसको कर दिया और एक शॉर्ट किया, तो डिटेल ऑर्डर में ना करते। ये लॉयर आपको बता रहा हूँ जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, देखिए बात सुने, मतलब कोर्ट ने ये एक वर्ड यूज करने से क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं हो सकता, ना कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की। एग्जैक्टली तो बात तो खत्म होगी ना फिर। ये पॉइंट आगे, लेकिन शिव साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी। एक मिनट जी शाह साहब आप कमेंट कर दें। कि जुनैद साहब बहैसियत बैरिस्टर आप माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या ये एक ठोस और मुबहम फैसला लगता है या इस फैसले के अंदर भी कुछ आपको लचक लगती है सुप्रीम कोर्ट के? देखिए इस फैसले में अब तो ये ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर आ गया तो कुछ हम कमेंट कर सकते हैं, डिटेल ऑर्डर इन्होंने दिया। इस शॉर्ट ऑर्डर में एक इशू ये आया है जो बाकी जजेस ने भी ऑब्जर्व किया और ये मेरी भी राय है, बाकियों लोगों की भी होगी, जो सो मोटो इन्होंने लिया इनको अलग से लेना चाहिए था, डोगर साहब के केस में नहीं लेना चाहिए था। वो सर्विस मैटर था, उसकी अपील आ रही थी नीचे ट्राइब्यूनल से, उसमें 2 जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को लिखा। तो दिस इज द वन इशू व्हिच may create थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक और चीज पे साथ में ऐड करना चाहूंगा। शिव साहब मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर आप भी कमेंट करें कि अगर आप पॉइंट नंबर 11 का लास्ट पैरा अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ था इलेक्शन कमीशन मस्ट प्रोएक्टिवली अवेलेबल to the president or the governor and be prepared such consultation as required for a date for the holding of general elections। यानी कि अब ज्यादातर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है।
आज अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एक्ट करे कि अगर वो कंसल्टेशन के प्रोसेस में नहीं जाता या इंतखाबी अमल नहीं होता, तो सारे का सारा जो इस वक्त जो ओनस नजर आता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर नजर आता है। इस वक्त की जो पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए इलेक्शंस को करवाने के अलावा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही सिचुएशन बन रही है। जी जी, इलेक्शन कमीशन के पास और कोई उसके पास कोई मतलब ये कि कोई उसके पास अथॉरिटी है नहीं है उसको। मतलब ये कि अब कोर्ट का ऑर्डर भी क्लियर है, और अगेन प्रेसिडेंट साहब ने जब उसको 2 मरतबा उसको लेटर लिखा, फिर उसको इनवाइट किया, वो नहीं गया, तो कंसल्टेशन के लिए बुला रहे थे ना उन्होंने, और उससे क्या लेना था उन्होंने। ठीक हो गया, लेकिन फिर मेरा सवाल ये होगा कि अब जो ये 90 दिन की आईनी मुद्दत में बहुत कम वक्त रह गया है, गालिबन रमजान की वजह से शायद ये बेरिश मिनिमम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, जो कि तासुर यही मिल रहा है कि रमजान है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि रमजान के अलावा इलेक्शंस हो जाएं या ईद के फौरी बाद ये इलेक्शंस हो जाएं। अब अगर ये इलेक्शन इसी दौरान होने हैं और हमारे पास जो नेशनल असेंबली है, फेडरल है, सिंध है या बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली है, वो तहलील नहीं होती और इन 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो जाते हैं, आपको लगता है कि सियासी कायदीन की जानिब से एक बड़ा प्रेशर पड़ेगा? हालिया मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ी तकरीर की जिसको लेके आज भी बड़े सारे मामला हैं। इनफैक्ट जो मेरे पास इत्तलात हैं कि साबिक एडवोकेट साबिक अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से एक पिटिशन भी दायर कर दी है कि वो जो कलमात अदा किए गए हैं मौजूद जजेस साहिबान के हवाले से, अदलिया के हवाले से, उसके ऊपर भी नोटिस लिया जाए, तो ये तो प्रेशर और मजीद बढ़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मतलब ये इल्जाम तो ये खान साहब पे लगाते हैं कि खान साहब लाडले हैं, मगर कमाल है कि मतलब ये कि मरियम जो है वो कोर्ट में गलत बयानी भी करे, वो झूठे अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए, सब कुछ जमा कराए, और इन द एंड वो जुडिशरी के बारे में इस किस्म के अल्फाज भी करे, मगर इसको कोई नहीं छेड़ता। शेख साहब, ये जो लैंग्वेज जो मरीम नवाज साहिबा इस्तेमाल कर रही है वो मरीम नवाज साहिबा की है या आपकी दानिश में एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कहीं ना कहीं किरदार है? एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर तो शायद आज होंगे, तो मतलब ये कि पूछ के किया होगा, बगैर पूछे तो नहीं कर सकती, मेरा नहीं ख्याल। शाह साहब, आपका क्या कहना होगा इस हवाले से? क्योंकि इस तरह का बयान जब भी कोई सियासी कायदीन की तरफ से जब भी आया है, उसको इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि इसके असरात हो सकते हैं। और अब जो इतलात आ रही है कि इस हवाले से गालिब सिंध में और पंजाब में दरख्वास्त दायर भी की जा रही है या दायर कर दी गई है, तो मरीम नवाज साहिबा ने ये खुद से इस तरह के कलमात अदा किए, बयान दिया, या कहीं ना कहीं से ये कहा गया है कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए और प्रेशर बिल्डअप किया जाए? देखें, अगर इस बात को दूसरे तरीके से ले लिया जाए कि अगर इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन नहीं आता तो साफ पता लगता है कि किसके कहने पे उन्होंने कहा है। क्योंकि देखें, जब आप एक ट्वीट करने के ऊपर एक 70 साल 80 साल के सीनियर सियासतदान को उठा सकते हैं, तो फिर आप तकरीर करने के ऊपर क्यों नहीं पूछते? बात तो ये है, क्वेश्चन तो वैलिड है ये। जब आप अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपकी रजामंदी है, या फिर आप जो है इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, इसका एक और भी तो हो सकता है शाहजी, अगर आज इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब ये भी तो निकाला जा सकता है कि एक इदारा मुकद्दम है और बाकी इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं शायद उनको अपने तकद्दुस के हवाले से इतनी कोई फिक्र नहीं है, या शायद उसकी तकद्दुस की कोई फिक्र कर नहीं रहा। सर, उन्हें अपने तकद्दुस की फिक्र खुद कर लेनी चाहिए, ठीक है? उनके तकद्दुस को तो हम बहाल करते करते बेकदरे हो गए जनाब। चलें, ये आपका पॉइंट है, मैं मजीद इसके ऊपर क्या कह सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे एक और सवाल है जो ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा जा रहा हूं। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी गुज़िश्ता बयानात में जो तकारीर है उसमें यह भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की बहाली और इमरान खान को कैद में डाला जाए और फिर ही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्या इस वक्त जो आईनी मामला चल रहे हैं, जो खान साहब मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त पेशी दे रहे हैं, उसके बाद क्या ऐसी कोई सूरत हाल निकलती हुई नजर आ रही कि किसी भी एक मुकदमे में खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सके या खान साहब को मुकम्मल तौर पे कोई सजा सुनाई जाती हुई दिखाई दे? इसके बाद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ा होगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, तस्करा करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने ये बयान दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आज जो अदालती फैसला है उसकी रोशनी में ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस फैसले का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल नजर आती है इस फैसले की रोशनी में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज हमेशा ये जो कहती है कि हम आईनी तौर पे इलेक्शंस कराने को आए हैं, लेकिन अब प्रेशर बिल्डिंग की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो बयानात दिए हैं उसकी रोशनी में आगे क्या होगा। खान साहब के हवाले से जो मुकदमात चल रहे हैं, जो एक मुबैना तौर पे एक बेटी का जो मामला है, औलाद का मामला है, अता ताड़ साहब उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तोशा खाना केस है, दीगर जो एटीसी की कोर्ट के हवाले से मामला हैं, क्या उसमें किसी भी तौर पे खान साहब एक ऐसी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है कि खान साहब को सजा सुनाई जा सके, या फिर उनको इसको इस हवाले से जेर हिरासत भी किया जा सके? जुनैद साहब क्विकली इसके ऊपर कमेंट करेंगे, क्या ऐसा कोई मामला बनता है कि इन जो भी मुकदमात, जो 4 मुकदमात इस वक्त जेर समात हैं, उनमें खान साहब को सजा सुनाई जा सके, या फिर खान साहब को जेल में भेजा जा सके? देखिए, इसमें जो जो मैं तो अब आई एम नॉट द काउंसिल, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यूज से आई है केसेस की मेरिट्स तो मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन इन चारों केसेस में आई थिंक वो 3 या गालिबन चारों केसेस में, एक में कल शायद नॉन बेलेबल वारंट थे, बाकियों पे बेल पे है, तो ये सारे वो केसेस है जिसमें सजा बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी है, और सजा के बाद अपील भी की जा सकती है। तो ये दीज आर वेरी सीरियस केसेस। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कल उन्होंने 2 दफा कोर्ट्स में उन्हें जाना पड़ा, तो चांसेस तो मौजूद है अपनी जगह, लेकिन अपील के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट्स हैं सारे, इनकी कुछ की अपीलें हाई कोर्ट्स में होंगी और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में। तो लीगल बैटल जो है इमरान खान साहब की काफी लंबी नजर आ रही है, और वो इसमें उलझते जा रहे हैं। उनके जो तोशा खाना वाला केस है वो भी, और इवन प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस, वो दोनों के जो जजमेंट भी पड़ी थी उसमें भी कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और सजा तो सारों में अवेलेबल है, वो इसलिए उसमें बेल कराई। और जुनैद साहब, ये जो तमाम तर मुकदमात हैं, ये मतलब निचली अदालतों में, इसमें कहीं ना कहीं खान साहब का फिर भी ऑप्शन होगा ना कि वो हाई कोर्ट में जा सके, सुप्रीम कोर्ट में जा सके, बरक्स इसके, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, उसके बाद कोई और ऑप्शन रह नहीं गया था उनके पास। तो खान साहब के पास तो अगर कोई फैसला एडवर्स जजमेंट आ भी जाती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करने का वक्त होगा, या स्टे ऑर्डर का एक कोई राइट होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब की तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उसके बाद उसमें कुछ ऑप्शन नहीं था, रिव्यू भी खत्म हो गया उनका। ये ट्रायल कोर्ट्स हैं, कोई सेशन कोर्ट में, कोई बैंकिंग कोर्ट में, कोई इवन हाई कोर्ट में, तो कोई अभी भी इनके पास काफी ज्यादा चांसेस अपील के अवेलेबल हैं, और तो इवन अगर नायल होते भी हैं तो बाकी अदालतों में अप्रोच किया जा सकता है। सही है, आपका पॉइंट आ गया जुनैद साहब, ये आपके तरफ से क्लियर हो गया। शेख साहब, ये कोशिश की जा रही है, आज भी अता ताड़ साहब कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, मरीम नवाज साहब अक्सर अपनी तकारीर में कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए और नवाज शरीफ साहब को बहाल किया जाए। क्या ये दोनों काम आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब अगर नून लीग को इलेक्शंस में जाना है, जो कि वक्त बहुत कम रह गया, तो ये दोनों काम बहुत जल्दी करने होंगे, और शायद इसका इतना वक्त नजर नहीं आ रहा। जी हेलो, जी जी शेख साहब, मुझे आप नजर, अच्छा, मैं मतलब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अब तो कुछ भी हो सकता है यार, जो कुछ इन्होंने कर दिया है इसके बाद कुछ भी हो सकता है। नामुमकिनात में कोई चीज नहीं रही। लेकिन एक बात फैक्ट है, देखिए बात सुने, नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो केसेस थे वो करप्शन के केसेस थे और पनामा से रिलेटेड थे। वो पनामा जिसमें दुनिया के 2 मतलब ये कि बहुत बड़े क्या कहना चाहिए पॉलिटिशियंस जो थे वो घरों को चले गए। समझ रहे ना बात को? हाँ साहब के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है। ये जो तोशा खाना और ये जो है, ये सारा कुछ तोशा खाना का पिछला रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? 2000 से आगे का रिकॉर्ड नहीं दे रहे, क्यों? सही बात ये है कि अगर ये उसमें इसको करेंगे तो खुद बच जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली जो जहां तक तल्लक है फॉरेन फंडिंग का, तो फॉरेन फंडिंग में ये बचते हैं? कौन बचता है इनमें से? कोई भी नहीं बचता। खान साहब के तो फिर मामला खासी हद तक क्लियर है, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। खान साहब तो फिर, लेकिन शेख साहब, क्या आज की जो डेवलपमेंट है शेख साहब, उसकी रोशनी में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब नून लीग की अगली सबसे बड़ी कोशिश होगी कि अगर मियां साहब को बहाल नहीं किया जा सकता तो कम से कम खान साहब के हवाले से कोई इस तरह का फैसला लेने की कोशिश की जाए? नहीं सर, फैसला देखिए, बात बड़ी सीधी सी है।
है, बड़ी क्लियर कट सी बात है। जो भी अगर कोई बायस जज हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई बायस जज हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज इस पे कोई फैसला इस तरह से बन नहीं सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सर आपका इसमें ये बात क्लियर है। सर और ठीक है दूसरी सर। बात ये है कि खान साहब के खिलाफ ये अगर ये कुछ भी लेंगे तो वहां उसको मुस्तरद कर देगी भाई। नहीं, अगर अगर मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई फैसला आ भी जाता है, अगर तोशा खाना की बात की जाए फॉरेन फंडिंग की, तो फिर मेरे ख्याल से मामला फिर यहां तक महदूद नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के पूरे सियासी स्ट्रक्चर को एक यकीनी तौर पर बड़े सवाल निशान से गुजरना पड़ेगा। शाह साहब, फाइनल कमेंट प्लीज, कि क्या आपको नजर आ रहा है कि सियासी हिकमत अमली क्या होने जा रही है? इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखें तो जो आप अभी बात कर रहे थे मरियम सफ्दर के हवाले से, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, बात ये है कि मरियम सफ्दर का गिला खाली इस सिस्टम से नहीं हो रहा, अपने चचा से भी हो रहा है। उनका ये ख्याल है कि उनके चचा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बेनिफिट ले चुके हैं और वो अपने बड़े भाई के लिए कोई बेनिफिट लेने में नाकाम रहे हैं। तो अब ये शिकवा वो अपने चचा से कर रही हैं कि ये प्लेइंग लेवल फील्ड अब आपने सेट करवा के देनी है। अब चचा बेचारे ना तमा कहाँ कहाँ भागे, कभी वो एक तरफ भागे पिंडी में, कभी वो कराची भागे, वो करें क्या क्या। तो ये बेसिकली खानदान की आपस की एक जो है ना वो चल रही है, पावर स्ट्रगल चल रही है कि मुझे भी, अब आप मेरे पापा को भी अब आप बेगुनाही का सर्टिफिकेट लेकर दें, जिस तरह आपने अपने अपने खानदान के लिए ली है। ठीक हो गया शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम में वक्त महदूद है, कोशिश तो थी कि हम इसको मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते, लेकिन क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देते। लेकिन आज की ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसने काफ़ी सारे सवालात के ऊपर से पर्दा उठा दिया। आज काफ़ी सारे सवालात के जवाब आ गए और अब ये कहा जा सकता है कि रमज़ान अगेन पिछले साल की तरह एक पावर पैक्ड रमजान हो सकता है, सियासी एतबार से काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो सकता है। इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो होती हुई नजर आ रही हैं, और अगर ये इंतखाबी अमल रमज़ान में हो गया तो शायद यकीन तौर पर इसके इम्कानात हैं, इसको खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये रमज़ान में नहीं होता तो रमज़ान के फौरी बाद ये इंतखाबात अनाउंस हो चुके होंगे, और जो तमाम तर सियासी कैंपेन, जो तमाम तर सियासी सरगर्मियों का जो मरकज़ होगा वो रमज़ान का महीना होगा। और पहले तक ये कहा जा सकता था कि शायद रमज़ान पाकिस्तान में सियासी अमल नहीं हो पाता, लेकिन पिछले साल ये तमाम सूरत हाल पूरी तौर पर वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान में अगर सियासी शऊर पैदा कर दिया जाए तो कोई भी महीना और कोई भी मौसम हो, तमाम तर सियासी कारकुन और अवाम इसमें इंगेज होते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आज के लिए अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।